नमस्कार दोस्तों। आज है 31 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। प्रसाद स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट क्या है ना, जो सिंगल स्टिक्स हैं सिगरेट की उसको बैन करने जा रही है। कई लोग होते हैं ना कि 10-5 रुपए की जाके एक सिगरेट उठा लेते हैं और फिर पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल बैन करने वाली है कि भाई आप सिंगल स्टिक नहीं खरीद सकते। अब फिर बात करेंगे इरेगुलरिटी पाई गई है जो एनआरसी असम के लिए जो पैसा फंड हुआ था उसके अंदर। और फिर बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा प्रलय मिसाइल से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? प्रलय मिसाइल से रिलेटेड। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मार करती हैं सरफेस टू सरफेस, ठीक है। सरफेस से छोड़ी जाएंगी और सरफेस पे ही अटैक करेंगी। और इसका नाम क्या है? प्रलय। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने प्रिक्योर किया है इंडिया में ही बनी हुई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि SRBM प्रलय मिसाइल को। और ये किसको दी जाएंगी? ये दी जाएंगी इंडियन मिलिट्री को, ठीक है। हमारी ये जो इंडियन आर्मी है उसको दी जाएंगी। और बेसिकली इनको कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा लद्दाख बॉर्डर जो चाइना के साथ अटैच है, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश, मतलब जितना भी हमारा बाउंड्री है विद चाइना, तो ये वहाँ पे बेसिकली क्या करी जाएंगी? इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। व्हाट इज़ प्रलय? प्रलय इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल एंड इज़ आंसर टू एनी कन्वेंशनल मिसाइल अटैक फ्रॉम नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। अगर वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर से कोई भी अटैक होता है तो उसका जवाब देने के पास अब के लिए अब हमारे पास कौन सी मिसाइल्स है? प्रलय। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो होगी, वो कौन सी होगी? काफ़ी लो ट्रैजेक्टरी होगी। मतलब जो जैसे कि हमारी ब्रह्मोस होगी है ना, वो बिल्कुल ऐसे पूरा आसमान में जाके और फिर ऐसे डाउन में आती हैं। तो लेकिन ये उनके उसकी बजाय इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी काफ़ी धीमी होगी, नीचे होगी। और ये मैन्यूवर हो सकती है एक फ़्लाइट की तरह। Ballistic missiles are initially powered by rocket or a series of rockets in stages, but then can follow a unpowered trajectory that arch upwards before descending to reach its intended target at high speed. The missile has been deployed in a way that it is able to defeat its interceptor missiles, कि इसको इस तरह से डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, अगर दुश्मन की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको जो छोड़ी जाती है, अगर कोई मिसाइल अटैक उनके ऊपर हो जाता है तो उस मिसाइल को नाकाम करने के लिए जो छोटी छोटी और मिसाइल छोड़ी जाती हैं तो उसको भी ये नाकाम कर सकती है, उसके पहुंच से भी बाहर रहेगी। ये देख सकते हो 22 दिसंबर को इनका क्या हुआ था? टेस्ट हुआ था। और बल्कि एक क्या कह सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर इसके 2 टेस्ट हुए थे, ठीक है। दोनों के दोनों टेस्ट हुए थे जिसमें जो इसकी रेंज वगैरह, और मतलब इसकी रेंज तो बताई जा रही कितनी, 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक ये मार सकती है। और साथ ही साथ जो इसका पे लोड है ना, 350 किलोग्राम से लेके 700 किलोग्राम तक ये वार हेड अपने साथ में लेके जा सकती है, जिसके अंदर कन्वेंशनल वार हेड हो सकता है और न्यूक्लियर वार हेड हो सकता है और साथ ही केमिकल वार हेड हो सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ ये किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है इसको? चाइना की डोंगफेंग DF-12 के साथ में, और रशिया की स्कैंडर मिसाइल जो हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। और रशिया की जो स्कैंडर मिसाइल्स है ये फ़िलहाल यूज़ की जा रही है यूक्रेन के साथ में, तो ठीक है। यूक्रेन में जो वार चल रही है तो वहाँ पे इनको दागा जा रहा है। तो इसको पावर देता है सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला तो एक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है जो स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है, और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स इसके अंदर डाले गए हैं। और इट कैन कैरी हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन वारहेड, और साथ ही साथ पेनिट्रेटिव कम ब्लास्ट PCB, और रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबमिशन RDPS। इन सब की है ना, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि जो है ना ब्लास्ट होने के बाद, सॉरी ब्लास्ट होने से पहले, ये है ना किसी भी मान लो कोई दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो ये क्या करेगी? डायरेक्ट इसमें टकराएगी, इससे पार होते हुए यहाँ पे जाके ये ब्लास्ट होती है, ना कि इससे टच होते ही। तो इस तरह से इसको कहा गया है कि ये पेनिट्रेट होके बाद में जो इसका जो भी वार हेड है वो बाद में जाके फटता है। और एक ये रनवे, जैसे ही कोई मान लो अगर हमको इसको अटैक करना है रनवे के ऊपर, ठीक है, तो ये जैसे ही रनवे के पास आएगी जितने भी वार हेड है इसके अंदर छोटे छोटे उसको बिखरा देगी, और वो जाके नीचे जाके पेनिट्रेट कर देंगे, पूरे रनवे को ख़राब कर
Pralay will be the longest range surface to surface missile in the inventory of army. The army also had BrahMos supersonic cruise missile in its arsenal with the staged range of 290 plus किलोमीटर्स। देखो, कईयों का क्वेश्चन होगा कि भाई हमारे पास ब्रह्मोस भी है, तो इसको बनाने का क्या मतलब है कि इसको क्यों बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ब्रह्मोस को बनाने में एक मिसाइल का खर्चा आता है करीबन 22 करोड़, 22 CR के अराउंड आता है। और जो ये प्रलय मिसाइल है वो इसका 1/3 में ही बन के रेडी हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इसके अंदर 200 kg से लेके 300 kg तक ही हम वारहेड लेके जा सकते हैं ब्रह्मोस के अंदर। और जबकि प्रलय की बात की जाए तो यहाँ पे 350 से 700 kg हम लेके जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि भाई कम लागत के अंदर हम ज़्यादा मार कर सकते हैं वहाँ पे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल एंड विल गिव आर्म्ड फोर्सेस द कैपेबिलिटी टू हिट एनिमी पोजीशन एंड की इंस्टॉलेशन इन द एक्चुअल बैटलफील्ड एरिया। कि भाई ये ऐसी मिसाइल है ना जिसके पास एनिमी को हिट करने के एग्जैक्ट पोजीशन पे हिट करने की क्षमता है, और जो भी उनके छुपने की जितने भी बंकर वगैरह उनको भी आराम से उड़ा सकती है। ठीक है, जो सारी कैपेबिलिटी हैं इसके अंदर ब्रह्मोस की अगर देखा जाए तो। और साथ ही साथ इंडिया प्लान कर रहा है कि एक रॉकेट फोर्स को हम बनाएं। ठीक है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये जितने भी मिसाइल्स हैं ना इनको प्रोक्योर करके और इनको दागने का काम होगा। जैसे कि चाइना के पास भी अपनी रॉकेट फोर्स है, और इंडिया भी अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ही मान लो कि इंडिया भी अपना नया रॉकेट फोर्स इंट्रोड्यूस करवा देगा कुछ ही दिनों के अंदर। इट विल कम्प्लीटली चेंज द टैक्टिकल बैटलफील्ड डायनामिक्स एंड विल इंडिया विल हैव 2 कन्वेंशनल मिसाइल विद लॉन्ग रेंज। ब्रह्मोस विल बी द क्रूज ऑप्शन एंड दिस विल ओनली बी द बैलिस्टिक ऑप्शन। अब बात करते हैं असम और एनआरसी की। ठीक है, जो हमारे क्या है ना कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने काफ़ी एनमलीज डिटेक्ट की है जो एनआरसी को अपडेट किया गया था असम के अंदर उसमें, है ना। तो वो क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हैं उसको देखते हैं। देखो, जैसे ही हम बात करते हैं कि एनआरसी को अपडेट किया जाना था, तो इसका काम स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 से, और इसकी डेडलाइन दी गई थी कंप्लीट करने की फरवरी 2015। और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीबन समझी गई थी उस टाइम पे 288.18 करोड़, कि भाई इतना इसको बजट दिया गया था। लेकिन है ना फिर भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, और करीबन 5 गुना इसका जो कॉस्टिंग थी ये वाली ये इंक्रीज़ हो गई मार्च 2022 तक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम लिया गया, उसको बार बार बदला गया टाइम को। और प्रॉब्लम ये आ रही थी जो इसका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सब अपडेट किया जाना था उसके अंदर भी काफ़ी गड़बड़ी थी, इस वजह से इसका टाइम जो है बढ़ गया था। दूसरी सीएजी को क्या मालूम पड़ता है कि जो भी स्टाफ था, ठीक है, जो भी जिस भी स्टाफ को आउटसोर्स किया गया था इस काम के लिए, मतलब जो हायर किया गया था, जो डेटा ऑपरेटर्स थे, तो क्या है ना उनकी जो सैलरी थी, उनकी सैलरी करीबन 45 से 64% कम दी जा रही थी उनको, जो कि डिसाइड की गई थी एनआरसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। एनआरसी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जितनी सैलरी तय की थी उससे करीबन आधी से भी ज़्यादा कम उनको सैलरी दी जा रही थी। तो ये एक तरह से ये भी गड़बड़ वहाँ पे चल रही थी, मतलब जो ऊपर का पैसा है ना लोगों के द्वारा, जो बीच में बड़े ऑफिसर्स थे उनके द्वारा खाया जा रहा था। फिर बात करते हैं लैक ऑफ सिक्योर एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर। एनआरसी को अपडेट करने के लिए एक हाईली सिक्योर और रिलायबल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, जो कि डेवलप किया गया था। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर के अंदर 215 यूटिलिटीज़ ऐड की गई उस सॉफ्टवेयर के बिल्कुल कोर में, जो कि एक तरह से मतलब ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतने चेंजेस किए गए। और जो कंट्री की जो टॉप ऑडिटर है, सॉरी, कंट्रीज टॉप ऑडिटर साउथ पैनल मेजर्स अगेंस्ट विप्रो लिमिटेड फॉर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948। कि भाई जो विप्रो है, विप्रो कंपनी को ये काम दिया गया था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं सीएजी, कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनके जो डेटा ऑपरेटर्स थे उनको कंपनी ने काफ़ी कम तनख्वाह दी है, करीबन 50 से 64% तक कम दी गई है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म विप्रो लिमिटेड वाज इंटरेस्टेड विद वन ऑफ द प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंपनी बाई एनआरसी डायरेक्टरेट। एनआरसी डायरेक्टरेट के द्वारा इस कंपनी को चुना गया था, जिसका काम क्या था, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। फिर जो सीएजी बात करते हैं किसके खिलाफ एक्शन लेने की, एससीएनआर के बारे में। ठीक है, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्ट्रेशन। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सेस
इरेगुलर और इनएडमिसेबल पेमेंट्स किए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बिन जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ऐसे ही इन्होंने पेमेंट्स किए वहाँ पे। इसी वजह से जो इस पूरे काम का है ना जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था। और इनके खिलाफ भी एक और जो मिनिमम वेज एक्ट का जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए भी कार्रवाई करने को बोला गया है। व्हाट इज़ द एनआरसी एक्सरसाइज? इसको सबसे पहले किया गया था 1951 में असम के अंदर। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इंडिया के अंदर जन्म किए गए, मतलब जिन्होंने इंडिया में ही जन्म लिया है, ज और या फिर माइग्रेट कौन-कौन हुए इंडिया के अंदर, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था ये और जिसको अभी हम बांग्लादेश कहते हैं। तो कौन से कितने लोग लाइक इंडिया में रहने वाले और या फिर बाद में जो वहाँ पे माइग्रेट हुए थे वो कौन-कौन से? तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एनआरसी लाया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप है ना ये काम स्टार्ट कर दो, अपडेट करो असम के रजिस्टर को 1900, जो कि 1951 में लास्ट टाइम अपडेट किया गया था। ठीक है, 1971 में क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था ईस्ट पाकिस्तान से, है ना? तो उससे पहले अपडेट हुआ था, उसके बाद से कभी हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास प्ली आई है, एक एनजीओ है जिसका नाम है असम पब्लिक वर्क, और वो चाहती है कि इसको अपडेट किया जाए। और हमारी अगर सोच से देखा जाए तो ये भी सही है, बिल्कुल इसको अपडेट करना चाहिए, इतना पुराना हो चुका है। और इसी के लिए पहला ड्राफ्ट 2018 के अंदर रिलीज़ किया गया। फाइनल लिस्ट जो पब्लिश की गई 2019 के अंदर इंक्लूड दोज हु एस्टेब्लिश देयर इंडियन सिटीजनशिप। तो इस लिस्ट के अंदर उनको डाला गया जिन्होंने जो भारत की सिटीजनशिप है वो प्रूव कर दी थी कि भाई उनके जो पुराने पूर्वज हैं वो असम में ही रहते थे बिफोर मार्च 1971। 1971 से पहले से ही वो वहाँ पे रहते आ रहे हैं, मतलब वो ईस्ट पाकिस्तान से नहीं आए हैं। और जो 19.06 लाख ऐसे लोग थे 3.5 करोड़ एप्लीकेंट्स में कि जो अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाए थे। तो ऐसा भी हो सकता है भाई उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो, या फिर भाई बहुत पुरानी बात है तो प्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो माइग्रेट हुए हैं वहाँ पे। 3 years later the process is on pause as the Registrar General of India is yet to notify the final list। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो सिंगल स्टिक है ना, जो लड़के आजकल लड़के लड़कियां जाते हैं वो जो टपरियाँ वहाँ पे, और कहते हैं भाई एक 10 रुपए की 5 रुपए की सिगरेट दे दे हमको, और वहीं जला के सुट्टा मार के भाग के आ जाते हैं। तो स्पेशली है ना उन्हीं के लिए कि इस चीज़ को बैन किया जाए। लोगों के पास है ना ज़्यादा पैसे होते नहीं कि वो पूरा पैक को अफोर्ड कर पाएँ, तो इसलिए वो सिंगल सिंगल स्टिक्स लेते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है और बच्चे इसके अंदर और इंडल्ज होते रहते हैं। तो जो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो कमेटी है ना, इनका यही सोचना है कि बंदा कब तक ये पूरे पूरे पैसे उसके अंदर डालेगा। शायद कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, शायद थोड़े बहुत परसेंट ही बच्चे इससे दूर भागेंगे फिर। तो यही इसका पूरा मकसद है कि इसको बैन किया जाए। व्हाट इज़ द नीड फॉर द इम्पोजिंग ए बैन? कैंसरस, पहला तो सीधी सी बात है, जो मुंह की कैंसर है वो इसी से फैलती है, धूम्रपान से फैलती है, टोबैको से फैलती है। टोबैको कंजप्शन अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ ऑल कैंसर, कलेक्टिवली रेफर टू एज टोबैको रिलेटेड कैंसर। सिंगल स्टिक्स आर मोर एल्यूरिंग, कि भाई जो सिंगल स्टिक्स है ना इनको खरीद पाना फुल पैक के अकॉर्डिंग में काफ़ी सस्ता पड़ता है, मतलब कि भाई इसको आराम से इजीली अफोर्ड कर सकता है बंदा। 10 रुपए तो अपने जेब में वैसे ही दे देता है किसी को, लेकिन जब बात आती है 100 रुपये देने की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ए बैन ऑन सिंगल स्टिक सेल्स विल कंपेल ए पोटेंशियल कंज्यूमर टू बाई एंटायर पैक विच में नॉट बी पार्टिकुलरली इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स जो कि कंसर्न करती है ओवर यूजेज। WHO हैज़ ऑब्जर्व दैट ऑल फॉर्म ऑफ टबैको आर हार्मफुल, कि भाई हर तरह का जो टबैको का कंजप्शन है ना वो हमारे लिए हार्मफुल है, उसका कोई सेफ लेवल है नहीं टोबैको का भी। इतना अगर आप कंजप्शन करोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, अगर आप थोड़ा सा भी लोगे वो भी आपको नुकसान करेगा। द मीडिया जनरल द मेडिकल जर्नल लैंसेट का काफ़ी बार जिक्र आता है। इन्होंने जून 2020 के अंदर नोटेड किया था कि भाई 2030 तक 7 मिलियन एनुअल डेथ होंगी। ठीक है, करीबन 70 लाख लोग हर साल मरेंगे स्मोकिंग की वजह से। कौन सी कंट्रीज़ में? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर।
हाईली एडिक्टिव है निकोटीन, जो टबैको के अंदर जो होता है वो काफ़ी हाईली एडिक्टिव होता है। एक बार उसकी लत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है उसको छोड़ पाने में। केवल 4% यूज़र ही अटेम्प्ट करते हैं इसको छोड़ने में, और बड़ी मुश्किल से सक्सीड हो पाते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। व्हाट आर द की रिकमेंडेशन? पहला तो जो कंटेन करता है, आई मीन जो कंटेनिंग द सेल ऑफ टबैको। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एंडेवर्स ए रिलेटिव रिडक्शन इन द करंट टबैको यूज बाई 30% इन 2025। कि 2025 तक एनएचपी की जो रिपोर्ट है, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग में क्या करना है, 30% तक जो टबैको का यूज़ है कम कर देना है हमको, ठीक है। फिर एबोलिशमेंट ऑफ स्मोकिंग एरिया, कि भाई एयरपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये ना क्या करने चाहिए, यहाँ पे स्मोकिंग बैन बैन कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं रिवाइव टैक्स इंक्रीजेस की। भाई जो ये लोएस्ट प्राइस के अंदर टबैको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बीड़ी, सिगरेट हो गया, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, तो उससे लोग है ना इससे थोड़ा सा कटेंगे भी। और जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा, रिवेन्यू जनरेट होगा टैक्स से, जो ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, उस टैक्स को यूज़ कर, उस पैसे को यूज़ करना चाहिए कैंसर प्रिवेंशन और अवेयरनेस के जितने भी कैंपेन्स हैं उनके अंदर। प्रोहिबिशन ऑन गुटखा, ये जो गुटखा या पान मसाला है, इनके ऊपर पूरी तरह से क्या लगा देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द टबैको कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया, कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर्स अपनाए गए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। तो सबसे पहला तो इंटरनेशनल कन्वेंशन, डब्ल्यूएचओ का जो फ्रेमवर्क है टू कंट्रोल द कन्वेंशन ऑन टबैको, तो उस जो फ्रेमवर्क को है इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट भी किया है और इम्प्लीमेंट भी किया है। ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है नेगोशिएट किया गया है जो अंडर द ऑस्पियस ऑफ डब्ल्यूएचओ। इसको अडॉप्ट किया गया था डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 21 मई 2003 के अंदर, और इसको लागू किया था 27 फरवरी 2005 के अंदर। फिर बात करते हैं सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, यानी कि कोटपा एक्ट 2003। इसने रिप्लेस किया था सिगरेट एक्ट ऑफ 1975, जहाँ पे कुछ लिमिटेड वार्निंग होती थी सिगरेट के जो स्मोकिंग के जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर। लेकिन 2003 की एक्ट थी ना, इन्होंने सिगरेट सिगरेट नहीं, सिगार के जो डब्बे होते हैं, बीड़ी के पैकेट्स होते हैं, पाइप टोबैको, ये तो पता ही नहीं मेरे को क्या होता है, चिरोज, या फिर हुक्का हो गया, च्युइंग टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, तो इनकी सभी की पैकिंग्स के ऊपर क्या है ना, आपको ये इंजीरियस टू हेल्थ और इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखानी पड़ेगी। फिर बात करते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2018। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भाई टोबैको की कंजप्शन और इसको बिल्कुल कम से कम किया जाए, और इसकी वजह से जितनी भी डेथ होती हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, लोगों में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन बढ़ाया जाता है कि टोबैको को कैसे कंट्रोल करना है, सर्वे करवाए जाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है। फिर बात करते हैं सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट अमेंडमेंट रूल 2020, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि भाई जो टोबैको का जो पैकेट है, जो एरिया है, उसका जो 85% जितनी भी 85% जो एरिया होगा इस बॉक्स का, ठीक है, मतलब इतना छोड़ दो तो इतना 85 हो गया। इसके ऊपर आपको 60% एरिया के अंदर तो फ़ोटो डाल के वार्निंग डालनी पड़ेगी। वो देखी होगी ना आपने, कैंसर की एक फ़ोटो होती है पेशेंट की, तो वो लगानी पड़ेगी। और जो 25% एरिया बच गया वहाँ पे लिख के हेल्थ वार्निंग डालनी पड़ेगी कि ये आपके लिए इंजरियस है। पीने वाले फिर भी पिएंगे, उनको पता है इससे मौत होती, फिर भी पिएंगे। दारू पीने से भी लोग मरते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। और जुआ खेलने से घर बर्बाद होते लोग, लेकिन लोग फिर भी खेलते हैं, तो उनको कोई चेंज मेरे को नहीं लगता कर पाएंगे। अगर इससे बचना है तो इसके ऊपर प्रॉपर बैन, पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा, शायद वही एक रीज़न है। एम सेसेशन प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टबैको सेसेशन के अंदर। इंडिया लॉन्च्ड एम सेसेशन यूजिंग टेक्स्ट मैसेज इन 2016। इसके अंदर टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते थे, कि भाई ये इंडिया का ऐसा इनिशिएटिव था जहाँ पे टू वे मैसेजिंग होता था इंडिविजुअल के बीच में, कि भाई अगर किसी को टोबैको छोड़ना है तो वो वहाँ पे मैसेज करके और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। फिर बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। 1981 के अंदर जो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया था स्मोकिंग को एज ए एयर पोल्यूटेंट, कि भाई इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन फैलता है, जो कि बिल्कुल सही है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, यहाँ पे क्या है ना, टोबैको रिलेटेड आप ऐड नहीं दिखाएंगे, ना ही दारू की ऐड दिखाएंगे, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकती है ये।
The Government of India has issued regulation under the Food Safety and Standard Act of 2006, which lay down that tobacco and nicotine can be used as ingredient and food product. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत में क्या फैसला लिया गया कि टोबैको और निकोटीन को किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। और 31 मई को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि हर साल बनाया जाता है और अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, स्प्रेड की जाती है कि टोबैको की कंजम्पशन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं प्रसाद स्कीम। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा कौन से प्रोजेक्ट का? डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन इन भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना। जो भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। एक और प्रोजेक्ट नेम डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट रुद्रेश्वरा टेम्पल वाज आल्सो लेड लेटर ऑन। बोथ these प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर प्रसाद स्कीम, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल? जो भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। द टेम्पल्स ऑफ भद्रचलम इज सेड टू बी मोर देन 350 ईयर्स ओल्ड। 350 साल पुराने हैं ये। एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द एपिक ऑफ रामायण। जो रामायण की कहानी है उससे काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। कैसे? इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड रामा with his wife goddess Sita and brother Lakshmana spent some part of their 14-year exile at a village called it परनासला। कि भाई एक गांव था परनासला, वहाँ पे कुछ समय बिताया था लॉर्ड राम जी ने, और जो माता सीता है और उनके जो भाई है लक्ष्मण जी, उन्होंने क्या है ना, जो 14 साल का जब वो वनवास काट रहे थे उस टाइम पे एक गांव था परनासला, वहाँ पे कुछ समय इन्होंने बिताया था। ए पार्ट ऑफ दंदा करियाना फॉरेस्ट नियर द भद्रचलम टेम्पल, तो इस टेम्पल के आसपास में। तो इस वजह से है ना, कहा जाता है कि ये काफ़ी क्लोजली एसोसिएट है किससे? रामायण की कहानी से। ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। जो गोदावरी नदी है उसके लेफ्ट बैंक के ऊपर ये टेम्पल्स कहाँ हैं? सिचुएटेड है। फिर बात करते हैं रामप्पा टेम्पल। द रामप्पा टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। ये कब बनाया गया था? 1213 एडी में बाई काकटिया रूलर्स एंड हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, उसके अंदर ये इंस्क्राइब है। यहाँ पे हर साल 10 लाख से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और पूजा पाठ करके जाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रसाद स्कीम। द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, PRASAD। ठीक है। इसको पहले प्रसाद बोला जाता था, PRASAD, लेकिन है ना अभी इसका नाम चेंज करके इसके अंदर क्या कर दिया? PRASHAD। ठीक है। ये एच भी डाल दिया, इसका मतलब है हेरिटेज, जो पुराना जो अपनी जो संस्कृति है उससे रिलेट करता है, हेरिटेज। ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कब लॉन्च किया था? 2014-15 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। जो भी ऐसी डेस्टिनेशन थी जो भगवान या टेम्पल से रिलेटेड है, उनको और बेहतर बनाना। तो ये 12 ऐसी सिटीज़ हैं जो अंडर में आती प्रसाद स्कीम के। पहली अमृतसर, केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, एक मिनट, हाँ, वाराणसी हो गया, गया हो गया, पुरी, अमरावती, यहाँ पे द्वारका गुजरात के अंदर, फिर ये कांचीपुरम, इधर कामाख्या, है ना। ये सब, ये ऐसी 12 जगह हैं जो सिटीज़ हैं जो किसके अंडर में आती? प्रसाद स्कीम के अंदर में। द नेम ऑफ द स्कीम वॉज चेंज फ्रॉम प्रसाद टू प्रसाद। ठीक है। यहाँ पे हेरिटेज आ गया था, मैंने बताया था, तो अक्टूबर 2007 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हृदय, एक हृदय स्कीम भी थी जो कि इसी से रिलेटेड थी। किसके अंडर में आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो उसको भी वहाँ पे क्या काम था ना, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है हेरिटेज डेस्टिनेशंस का। जितनी भी पुरानी हेरिटेज डेस्टिनेशन थी उनका रीडेवलपमेंट किया जाता था। तो इस वजह से है ना, इसका जो हेरिटेज है ना, ये एच इसके अंदर डाल दिया गया था। और ये जो पूरी हृदय स्कीम है, ये सारी की सारी प्रसाद स्कीम के अंडर में आ गई थी फिर। ठीक है। और जो 12 स्टेट डिस्ट्रिक्ट सॉरी जो सिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? वो है द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई अंडर दिस स्कीम शैल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द
आइडेंटिफाइड एजेंसी बाय रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट। फंडिंग की बात करें तो पूरी 100 के 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, अंडरटेकन फॉर द पब्लिक फंडिंग। दिस स्कीम सीक्स टू लेवरेज द वॉलंटरी फंडिंग अवेलेबल फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के थ्रू या फिर PPP के थ्रू मोड से इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी। सो ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो आप प्लीज़ कीजिए करिए, और जिससे है ना, क्या है ना, मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखो मुझे पढ़ाना तो फिर भी पड़ेगा, तो कुछ अगर आप इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे तो शायद थोड़ा सा और एक्टिवली मैं पढ़ा पाऊँगा। और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।